लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने शायद ये स्लोगन आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, बिल्कुल मेरी ही तरह। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा शायद मैं आपको यहाँ पे कोई कौमी एकता यानी धार्मिक एकता की कोई कहानी सुनाने वाली हूँ या कोई मिसाल बताने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं आज आपको भारत की आज़ादी से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव खोखली कर दी, उन्होंने जड़ों से हिला दिया। ये बात है 3 बहादुर सैनिकों की। पहले हैं शहनवाज खान, दूसरे हैं प्रेम कुमार सहगल और तीसरे हैं गुरबख्श सिंह ढिल्लों। ये तीनों अलग-अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग-अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं और एक सैनिक की तरह ब्रिटिश आर्मी को जॉइन करते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ किंग के प्रति वफ़ादारी की ये ओथ खाते हैं, यानी कसम खाते हैं कि हम किंग के प्रति और ताज के प्रति वफ़ादार रहेंगे। उसी वफ़ादारी के तहत इन्हें ब्रिटिश आर्मी जो है इन्हें प्रमोट करके अपने ऑफिसर बना लेती है और उन्हें मेजर के रैंक पे पहुँचा देती है। अब आता है समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन्हें लड़ने के लिए भेजा जाता है जापान की आर्मी के खिलाफ। सिंगापुर और सिंगापुर, मलाया अलग-अलग जगहों पर भेजा जाता है और वहाँ पर जापान की आर्मी का कब्ज़ा हो जाता है और जापान की आर्मी इन सभी सैनिकों को युद्धबंदी बना लेती है। यहाँ पर युद्धबंदी बनने के बाद जापान की आर्मी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उन्हें वो रिहा कर दे और या फिर उन्हें एज़ ए प्रिज़नर ऑफ वॉर बनाकर हमेशा अपने पास रखे और उनके खर्चा उठाए, यानी उनके खाने-पीने का खर्चा उठाए। तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन जो है कि उन्हें प्रिज़नर ऑफ वॉर बना के अपने पास रखना एक फाइनेंशियल बर्डन था। तो और फर्स्ट ऑप्शन ही उन्हें रिहा करना यानी अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी को मजबूत करना, ये जापान को सही नहीं लगा। इसी बीच बहुत सारे इंडियन सोशलिस्ट और इंडियन आज़ादी की मूवमेंट की विचारधारा रखने वाले, आज़ादी की विचारधारा रखने वाले बहुत सारे भारतीय एक्टिविस्ट जो है जापान जाते हैं और जापान की आर्मी से परमिशन मांगते हैं कि हमें सभी भारतीय युद्धबंदियों से मिलने दिया जाए। कारण बताते हैं कि हम उन सबको देश की आज़ादी के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, आप अपने देश के लिए लड़िए ताकि आपके पास खुद का एक अपना देश हो, आज़ादी हो जिसमें आप अभिमान से जी सकें। जापान को ये बात सही लगती है और उन्हें लगता है कि इस तरीके से वह दुश्मन के सैनिक को दुश्मन के खिलाफ ही यूज़ कर पाएँगे। तो वो उन्हें मिलने की इजाज़त दे देती है और यहीं पे कुछ मुख्य नाम थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, वो वहाँ पर जाते हैं, सभी युद्धबंदियों से मिलते हैं और क्योंकि वो सब सिपाही थे, तो ऑब्वियसली उनके पास फाइटिंग स्किल्स थे, उन्हें पता था कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है और यहीं से वो आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। उसमें मुख्य रूप से गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शहनवाज हुसैन और प्रेम कुमार सहगल, ये तीनों जो लोग होते हैं, इन तीनों की भूमिका मुख्य होती है क्योंकि ये बहुत ही ट्रेन्ड होते हैं। इन्हें किस तरह से पूरी बटालियन को कंट्रोल करना है, उन्हें कमांड देना है और कैसे लड़ना है, ये सभी स्किल उनके पास होते हैं। तो वो इन सब स्किल्स का यूज़ करके ऑलमोस्ट 60,000 वहाँ पर यानी कि 60,000 जो इंडियन युद्धबंदी थे, उन सबको इकट्ठा करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि अब हम ताज के लिए नहीं, अपने देश भारत के लिए लड़ेंगे। जापान बदले में उन्हें हथियार की सप्लाई करता है। यहाँ पर ये तीनों सिपाही इकट्ठे होकर अपने 60,000 सैनिकों के साथ बर्मा बॉर्डर से भारत के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी ब्रिटिश आर्मी पे अटैक कर देते हैं। कुछ दिन तक युद्ध लड़ते हैं लेकिन उसके बाद ये हार जाते हैं और नतीजा होता है कि ब्रिटिश आर्मी इन तीनों को युद्धबंदी बना लेती है और तीनों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने गद्दारी करी है, ब्रिटिश आर्मी को धोखा दिया है और देश के अन्य सिपाहियों को ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए भड़काया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे 60,000 जो भारतीय सेना के सिपाही थे वो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ ही लड़ पड़ते हैं। उनके लिए बहुत चैलेंजिंग थी और अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन थी कि किस तरह से इसको रोका जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर लाल किले पे मुकदमा चलाया जाए ताकि पूरे देश को इससे सबक मिल सके कि आप यदि कोई ब्रिटिश आर्मी के साथ गद्दारी करेगा तो उसको क्या सज़ा मिलेगी और ऐसा ही होता है। इन पर मुकदमा चलता है, लाल किले में इन पर कोर्ट मार्शल के ऑर्डर दिए जाते हैं, इन्हें सख्त सज़ा की कार्रवाई और सज़ा भी सुनाई जाती है। लेकिन वैसा नहीं होता जैसा भी यहाँ ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी, बिल्कुल इसके ऑपोज़िट होता है। इससे पूरे देश में
आज़ादी की लहर गूंज जाती है। लाल किले के बाहर हर कोई ये नारा लगा रहा होता है, सहगल ढिल्लो शहनवाज। लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शहनवाज। पूरे देश की जुबान पर ये स्लोगन आ जाता है। जब इन तीनों पर मुकदमा चला तो वो सिर्फ कानूनी मामला नहीं बना बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जिसमें इन तीनों समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश को लगा कि सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर है। इन तीनों को सज़ा सुनाई गई, इन तीनों को कोर्ट मार्शल के तहत ऑर्डर दिए गए और सख्त सज़ा सुनाई गई। लेकिन क्योंकि देश में इतना असंतोष बढ़ चुका था, लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय वो सज़ा सुनाने के बावजूद भी इन तीनों को वो सज़ा दी नहीं गई, क्योंकि इससे खतरा था यदि इन तीनों को सज़ा दी जाए, तो शायद पूरे देश में ही एकदम से कोई बगावत की ऐसी लहर डूब जाए कि जिसे ब्रिटिश साम्राज्य शायद सँभाल ना पाए। इन तीनों की वजह से भारतीय सेना और नौसेना में भी असंतोष बढ़ गया। उन्होंने जवानों ने समझ लिया कि अगर अफ़सर बगावत कर सकते हैं और सवाल भी उठा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात करते हैं अदालत के अंदर के माहौल की। कोर्ट मार्शल पूरी सख्ती के साथ चलाया जा रहा था। कानून, नियम, धाराएँ सब सुनाई जा रही थी। सब कुछ अंग्रेज़ी हुकूमत के हक में था। आरोप साफ थे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाना। तीनों अफ़सरों से एक-एक करके सवाल पूछे गए कि क्या आपने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई करी है? क्या उन्होंने भारतीय सैनिकों को उकसाया? क्या उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती दी है? तीनों में से किसी ने भी सवाल से इनकार नहीं किया और ना ही माफ़ी माँगी। उन्होंने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश भी नहीं की। उनका जवाब सीधा था, हमने वही किया जो हमें सही लगा। यही बात अंग्रेज़ी हुकूमत को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि अगर ये लोग डर जाते या टूट जाते तो बाकी सैनिकों को डराया जा सकता था। लेकिन ये तीनों शांत थे और स्टेबल थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि इतिहास किस तरफ खड़ा है। जैसे-जैसे मुकदमा चलता गया, वैसे-वैसे हालात बिगड़ने लगे। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट सड़कों पे उतर आए, मजदूरों ने काम करना रोक दिया, जगह-जगह हड़तालें होने लगी, नारे गूंज रहे थे, लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शाहनवाज़, तीनों की एक ही आवाज़। ये सिर्फ नारे नहीं थे, उस एकता की आवाज़ थी जिससे अंग्रेज हमेशा डरते थे। और ऐसा पहली बार हुआ कि धर्म, जाति और राजनीति से पीछे हटकर लोग एक साथ आए। लोग सिर्फ ये देख रहे थे 3 भारतीय अफ़सरों की हिंदुस्तान के खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा मोर्चा किसी बाहरी ताकत की तरफ से नहीं बल्कि उनके अंदर से ही खड़ा हो चुका था। और भारतीय सेना के जवान चुपचाप सब देख रहे थे और आपस में सवाल भी उठ रहे थे, बहुत सारी दबी आवाज़ें उठ रही थी। अगर शाहनवाज़ खान जैसे अफ़सर गद्दार हैं, अगर सहगल जैसे अफ़सर गद्दार हैं, तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? इसी वजह से पहली बार ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि आदेश मानने वाली फ़ौज अब आदेश नहीं मानेगी, सवाल भी पूछेगी। और जब फ़ौज से सवाल पूछने लगे, तो फिर साम्राज्य का अंत होना तय था। यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत फँस चुकी थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। अगर ये फांसी उनको सुनाई जाती, तो पूरे देश में आग लग जाती और अगर सज़ा कम की जाती, तो ऐसा लगता कि अंग्रेज़ डर गए हैं। यानी दोनों तरफ से ही नुकसान था। एक तरफ से अगर सज़ा कम करते हैं, तो ब्रिटिश की साम्राज्य की रेपुटेशन खराब होती थी और अगर सज़ा सुनाते हैं, तो पूरा का पूरा साम्राज्य शायद एक ही दिन में कोलैप्स हो जाता। इधर अखबार रोज मुकदमों की खबरें छाप रहे थे, विदेशों तक बात पहुंच चुकी थी। अंग्रेजी लोकतंत्र और न्याय पर सवाल उठने लगे थे कि जो सरकार खुद को सिविलाइज्ड कहती है, अब वो भारतीयों को देशभक्ति की सजा दे रही है। आखिरकार फिर वो दिन आता है कि जब फैसला सुनाया जाता है। पूरे देश की निगाहें लाल किले पे थी। अंग्रेजी हुकूमत ने आखिरी वक्त पर पीछे हटने का फैसला किया। उन पर काफ़ी दबाव और हालात को देखते हुए तीनों को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। ये अंग्रेज़ों की जीत नहीं बल्कि एक मजबूरी थी, ताकि वो खुद को एकदम सडन कोलैप्स होने से बचा सके। इस पूरे इंसिडेंट से ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ज़मीन या पैसा नहीं था, बल्कि वो था उनका कंट्रोल, कि उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन लोग उनके कंट्रोल में नहीं है। वो खुद का एक राज्य चाहते हैं, खुद का देश चाहते हैं और वो आज़ादी चाहते हैं। तो यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स को अब अपनी ही सेना पे भी भरोसा नहीं रहा, उन्हें जनता की एकता से डर लगने लगा। उन्हें एहसास हो गया कि डर से राज करने का वक़्त अब ख़त्म हो चुका है। ये थी आज की कहानी, जहाँ पर शहनवाज़ खान, सहगल और ढिल्लों ने अपनी वफ़ादारी बदलकर अंग्रेज़ों की नींव हिला दी।
आज इन तीनों के नाम आज़ादी की कहानी में एक साथ लिए जाते हैं। अलग धर्म, अलग बैकग्राउंड और एक ही मकसद। इनकी सबसे बड़ी जीत ही यही थी कि इन्होंने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान आंदोलनों से नहीं, बल्कि सैनिक की चेतना से भी आज़ाद हो सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि जब सवाल उठने लगे और डर खत्म हो जाए तो बड़े से बड़ा स्ट्रॉन्ग राज्य, बड़े से बड़ा स्ट्रॉन्ग साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। इसी वजह से शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों आज भी इतिहास की किताबों में नाम नहीं, बल्कि इनकलाब की एक आवाज़ है। Thanks for watching and please subscribe my channel.